क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने 2022 के चुनाव में आपको धोखा दिया टिकट ना देकर? पर यह सुनने में आया था कि आपने पार्टी पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तीफा तक की घोषणा कर दी थी और आपने 2 डमी कैंडिडेट भी तैयार कर दिए थे अगर आपको टिकट नहीं मिला तो। यह अफवाह उड़ाई गई कि शायद आप पार्टी छोड़ रहे हैं। तो क्या हरीश रावत जी आपके डर के मारे भागे थे यहां से? इसमें सच्चाई है? लोगों ने आरोप लगाया या ये अंदरूनी खबरें थी कि सीधे सीधे 16 से 17 सीटों पर आप लड़ रहे थे, आपके कैंडिडेट, यानी आप आर्थिक रूप से सहायता कर रहे थे। क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो आपने एक बयान दिया कि 10 मार्च के परिणाम के बाद में एक को देख लूंगा। उस धमकी का असर यह हुआ कि कई लोग जो निर्दलीय संजय नेगी को चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, उन्होंने भी कहा चुनाव लड़ो। संजय नेगी दोबारा कांग्रेस में आए, तो क्या आप उन्हें शामिल होने देंगे? सुनने में यह आया है कि हरीश रावत के सुपुत्र आनंद सिंह रावत रामनगर में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं और 2027 में शायद वो यहां से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, यानी कि आपके लिए एक खतरा और बढ़ रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में आप उनको अपना आशीर्वाद देंगे? सुनिए अपनी ये लिस्ट सवालों की जो मैंने सामने रखी थी कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं में से एक, कद्दावर नेताओं में से एक रणजीत सिंह रावत के सामने। रणजीत सिंह रावत रामनगर चुनाव में लड़ना चाहते थे विधायकी का, लेकिन हरीश रावत के अहम ने उन्हें यह चुनाव लड़ने नहीं दिया। मैंने फिर कहा 2 ठाकुरों के वर्चस्व की लड़ाई ने कांग्रेस को जो 42 सीटों में होनी चाहिए थी उत्तराखंड में, वो सब 19 सीटों में रह गई है। मैंने ऐसे सवाल भी लेने की कोशिश की है। देखिए, मैं चाहता हूं कि महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए और व्यक्तिगत रूप से मैं रणजीत सिंह रावत जी से बड़ा प्रभावित हूं। इस समय जब रामनगर में नई सरकार बन चुकी है उत्तराखंड में और रामनगर में कई सारे विपक्ष जो जितने भी यहाँ उम्मीदवार थे नाराज हैं, विपक्ष की भूमिका में कोई नहीं है, लेकिन रणजीत सिंह रावत इस भरी बारिश में भी तिरपाल लगा के वो बिजली कटौती के कारण रामनगर की समस्याओं को सुनने के लिए वो बिजली विभाग गए। और कई ऐसी समस्याएं हैं। इससे पहले उन्होंने गैस की बढ़ोतरी के भी खिलाफ आंदोलन किया है। सिलेंडर पे कांग्रेस शासनकाल में बढ़ते थे तो भाजपा के नेता हर चौराहे पे सड़कों पे मातम करते थे, गैस सिलेंडर लेकर के नाचते थे और कहते थे कि सरकार ने जनता को लूट दिया। 340 रुपये का सिलेंडर तब मिलता था 2014 तक, आज उसकी कीमत 1050 से ऊपर कर चुकी। अग्निपथ के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया, युवाओं का साथ देने की कोशिश की है। यानी कि वो नेता जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका में है। और फिर मैं कह रहा हूं कि जब कोरोना काल में था तो उन्होंने यहां 10 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर रखवाए थे जब पूरे भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत थी। तो ऐसा कद्दावर नेता 2022 में उन्हें टिकट मिलना चाहिए था। तो कांग्रेस ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और आप रणजीत सिंह रावत जी के इस कद को जान सकते हैं कि जब से 15 दिन पहले एक उम्मीदवार घोषित हुए, पैराशूट उम्मीदवार महेंद्र पाल सिंह जी, रामनगर में कोई उनका वजूद नहीं था, लेकिन रणजीत सिंह रावत जी ये औरा था कि उनको फिर भी 26,500 वोट मिला है, जो कांग्रेस का कैडर वोट है। हालांकि शुरू में यह कहा जा रहा था कि निर्दलीय उम्मीदवार संजय नेगी के साथ वो जा सकता है, यहाँ का मुसलमान वोटर, लेकिन रणजीत सिंह रावत जी की छवि, उनकी आत्मीयता के कारण ये कैडर वोटर सिर्फ और सिर्फ रहा महेंद्र पाल सिंह जी के साथ। तो जिनको 10,000 वोट की उम्मीद नहीं की जा रही थी, उन्हें 26,500 वोट मिलते हैं। किसके कारण? रणजीत सिंह रावत जी के कारण। दरअसल 2027 में चुनाव की शुरुआत अभी से करती हैं सर पार्टियां और रणजीत सिंह रावत जी तैयारियों में लग चुके हैं। 2022 में उन्हें टिकट मिलना चाहिए था, ये सारे लोग कह रहे थे और जितने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे रामनगर के, सब ने ये कहा था कि 100% उन्हें टिकट मिलने जा रहा है। मैं एकमात्र ऐसा पत्रकार था, मैंने कहा उनको नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि मैं हरीश रावत जी को और उत्तराखंड की राजनीति को बहुत करीब से जानता हूं और ये मेरा आकलन है। हालांकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत देर से उतरा हूं, लेकिन क्या रणजीत सिंह रावत जी वापस में रामनगर या पूरे उत्तराखंड कद्दावर नेता है? बिल्कुल है। क्या ईमानदार नेता है? बिल्कुल है। ईमानदार नेता का मतलब है कि जो एक नेताओं के अंदर जो गुण होने चाहिए, डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन किया 2017 से 22 तक, लेकिन राजनीतियों की अपनी कहानियां होती हैं, उसका परिणाम भुगता रणजीत सिंह रावत जी ने। कांग्रेस भी इस बात को समझ रही होगी, पर मुझे लगता है कि हरीश रावत और रणजीत सिंह रावत जी को आपस में मिलना चाहिए। तो क्या इनकी मुलाकात होगी? मुझे लगता है कि अगर इनकी मुलाकात नहीं होगी तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, उत्तराखंड में कांग्रेस किसी भी हाल में सरकार नहीं बना पाएगी। एक मजबूत विपक्ष के रूप में जो आज भूमिका होनी चाहिए वो भी कांग्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि इन कद्दावर नेताओं के साथ समस्या यह है कि लोग मिल नहीं रहे हैं।
नए अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं करण महर जी, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अपनी कांग्रेस को उच्च स्तर पर लेके जाएंगे। फिलहाल कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश ईमानदार है। आज कांग्रेस के पास प्रतिपक्ष के रूप में भुवन कापड़ी जैसा युवा नेता है। फिलहाल कांग्रेस एक सही पथ पर है या नहीं, ये तो आप लोग तय करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस फिलहाल उभर रही है और 2027 के चुनाव की तैयारी उनको अभी से कसनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में उत्तराखंड में कई मोर्चों पर भाजपा विफल रही है। खासकर महंगाई के मुद्दों पर तो आप जानते ही हैं, रोजगार के मामलों में विफल रही है। लेकिन ये तय है कि उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो वास्तव में चमत्कारी मुख्यमंत्री है। फिलहाल सुनिए रणजीत सिंह रावत जी को, और ऐसे कद्दावर नेता का सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए जो इस समय इस उम्र में भी इस बेबाकी से विपक्ष की भूमिका में, और कांग्रेस के जितने भी संगठन के लोग हैं उनको अपनी मुट्ठी में समाये हुए हैं अपनी योग्यता के कारण। एक बात और, जब मैं रामनगर के चुनाव में था, सर्वे कर रहा था, हर एक व्यापारी ने यह कहा कि अगर रणजीत सिंह रावत जी को टिकट मिलता है यहाँ से तो हम उनके साथ खड़े होते, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है तो अब हम भाजपा को ही वोट करेंगे। तो कांग्रेस ने क्या खोया, इस बयान से आप जान सकते हैं। फिलहाल सुनिए रणजीत सिंह रावत जी को। हाय, मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद हैं रणजीत सिंह रावत जी, वो नेता जिसे कांग्रेस ने दिया धोखा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 5 सालों से लगातार तैयारी की। इससे पहले बता दूं मैं आपको कि एक राजनीतिक इंटरव्यू है, और इससे पहले मैं हरीश रावत जी से बात कर चुका हूं और उनके सुपुत्र आनंद सिंह रावत जी से बात किया हुआ है मैंने। तो मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू को अंत तक आप जरूर देखें। इस समय अगर हम बात करें विपक्ष की भूमिका में, रामनगर की बात करूं, समाजवादी पार्टी तो खैर यहां थी नहीं है। आम आदमी पार्टी जो बड़ी कद्दावर रूप से आगे थी वो गायब है, विरोध नहीं कर रही है किसी भी मामले में। बहुजन समाज पार्टी भी गायब है। और कांग्रेस में बात करूं तो कांग्रेस में जितने भी धड़े थे उन धड़ों में सब लापता हैं। कईयों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो भी विपक्ष की भूमिका में नहीं है। आज मजबूत विपक्ष की भूमिका में रणजीत सिंह रावत जी यहाँ मौजूद है। सर, आपको हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, मेरा ये कहना है आपसे कि आपको लगता है कि कांग्रेस ने 2022 के चुनाव में आपको धोखा दिया टिकट ना देकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक पार्टी सिस्टम में रहते हैं और पार्टी में बहुत सारे निर्णय मनमाफिक नहीं होते हैं। अब मेरे मनमाफिक हो जाए तो मैं कहूँ बहुत अच्छा किया पार्टी ने, मेरे माफिक ना हो तो मैं कहूँ धोखा दिया, तो ये गलत चीज़ें हैं। और आइडियोलॉजी से जुड़ा व्यक्ति वो गुण दोष के आधार पे अपनी राय नहीं बनाता, वो आइडियोलॉजी के आधार पे बनाता है। सर, पर यह सुनने में आया था कि आपने पार्टी पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफा तक की घोषणा कर दी थी और आपने 2 डमी कैंडिडेट भी तैयार कर दिए थे अगर आपको टिकट नहीं मिला तो। यह अफवाह उड़ाई गई कि शायद आप पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वास्तव में क्या रणजीत सिंह रावत जी पार्टी छोड़ने वाले थे? मैंने ऐसा ना तो कोई स्टेटमेंट दिया और ना ऐसी कोई बात हुई। ये तो सब आप ही लोग बनाते हैं। आजकल आप लोगों के हाथ में ये माइक जब से आए हैं तो आप जो फैंटासी आपके मन में होती है उस सब को आप मान लेते हैं, बना देते हैं। अगर मेरा कोई स्टेटमेंट है पार्टी छोड़ने का, या मेरे घर पे हजारों लोग इकट्ठा थे और तमाम मीडिया कर्मी भी वहाँ आकर के उनने मुझसे पूछा था, तो लेकिन हमने कहा नहीं, हम पार्टी सिस्टम में हैं, पार्टी निर्णय लेगी और अपना निर्णय बदलेगी। और पार्टी ने अपना निर्णय बदला, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बदला, पार्टी ने निर्णय बदला। हरीश रावत जी को, जिनको यहाँ टिकट दिया गया था, उनको लाल कुआं दिया गया। जो मैं यहाँ मांग रहा था मुझे शर्ट दिया गया। तो जो पार्टी का निर्णय था सबने स्वीकार किया। क्या हरीश रावत जी आपके डर के मारे भागे थे यहाँ से? इसमें सच्चाई है? देखिए, अगर उनको मेरा डर होता तो यहाँ आते ही क्यों? देखिए, सवालों के जवाब देने की कला जानते हैं आप। आगे देखिए, आप सबसे एक सवाल मेरा यह है कि कई लोगों ने आरोप लगाया या ये अंदरूनी खबरें थी कि सीधे सीधे 16 से 17 सीटों पर आप लड़ रहे थे, आपके कैंडिडेट, यानी आप आर्थिक रूप से सहायता कर रहे थे। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, कोई अगर आप आरोप ये लगाते कि मैं 16-17 सीटों पे प्रभावी था या मेरी पकड़ जाऊँगा तो शायद मैं स्वीकार करता। आर्थिक रूप से 16-17 सीटों पे मैं कहाँ से चुनाव लड़ा दूंगा? ये आरोप आप पे विपक्ष लगा रहे थे, अंदरूनी खबरें थी। मैंने कहा ना, अपने मन की फंतासी को या शंका को खबर बना देना, ये आजकल मीडिया का आर्ट है। सर, आपने जब यहाँ से जब चुनाव में उतरे थे हमारे महेंद्र पाल सिंह जी, तो आपने एक बयान दिया कि 10 मार्च के परिणाम के बाद में एक को देख लूंगा। उस धमकी का असर ये हुआ कि कई लोग जो निर्दलीय संजय नेगी को चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, उन्होंने भी कहा चुनाव लड़ो। यानी आप मानते हैं कि वो धमकी वास्तव में धमकी थी या आपने ऐसे बयान दिया था? देखिए, फिर आप गलत वो करें। मैंने कहीं ये नहीं कहा मैं
देख लूँगा। मेरा बयान ये था कि राजनीति में किसी का भी हिसाब जो है उधारी नहीं रखी जाएगी, सबका चुकता किया जाएगा समय आने पे। यानी ये कि मैंने जरूर कहा था। ये धमकी नहीं थी? अब मैंने कहा ना, आप लोगों का आर्ट है, आप उसको जो समझें। मैंने तो जो उस दिन कहा था मैं अभी भी दोहरा रहा हूँ, और जो शब्द आप कह रहे हो तो मैंने कहे ही नहीं। सर, इस समय आप मजबूत भूमिका में हैं और हम देख रहे हैं जब 2017 से 22 आप यहाँ रहे, हमने भी कहा कि रणजीत राव जी को टिकट मिलना चाहिए, हालांकि मिलेगा नहीं, ये मैं आपसे भी पहले बोला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हरीश राव जी खेल खेलेंगे। लेकिन चूंकि आप 2017 में 65 उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन 2022 में आप 65 उम्मीदवार नहीं थे, और आज की तारीख में मैं बहुत प्रभावित हूं आपसे। अब मैं चाहता हूं सर, 2027 में अगर पार्टी ने फिर आपके साथ धोखा किया, किसी और को टिकट दे दिया, ऐसी स्थिति में रणजीत राव जी क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, पार्टी ने कोई धोखा नहीं। पार्टी कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, पार्टी तो हम ही तो है। पार्टी कौन है? पार्टी कोई अलग से थोड़ी है, कोई चिड़िया का नाम नहीं है। पार्टी हम ही हैं। जब पार्टियां बनती हैं बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती हैं, और बहुमत के आधार में उनमें निर्णय होते हैं। तो ये अगर बहुमत के आधार पर निर्णय होते तो संजय डोभाल जी मुझे मिले थे, यमुनोत्री के विधायक, उन्होंने भी कहा कि मेरा टिकट काटा गया। किसने काटा सबको पता है, हरीश रावत जी का सीधे सीधे उन्होंने नाम लिया। मेरा सर ये कहना है कि जिस तरह से पार्टी में गुटबाजी बढ़ी, कहाँ आप पहले सीट में आने वाले थे 19 पे रह गए, तो इस गुटबाजी ने वास्तव में कांग्रेस को सत्ता से दूर किया। देखिए, जो भी घटनाक्रम था पूरे चुनाव का, उसमें जिस तरह से मैं हो रही थी, हम की बजाय मैं को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, उन मैं की लोगों ने या जनता ने या समय ने तय निकाल के रख दिया। सर, मैं जानना है क्या मजबूत भूमिका में हरीश रावत और रणजीत रावत की जोड़ी मिलकर वापस आएगी? मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम एक पार्टी में हैं, कांग्रेस के आइडियोलॉजी से बधे हुए हैं, जब तक बधे हैं साथ। सर देखिए, दरअसल एक पत्रकार भी विपक्ष की भूमिका में होता है, और हम भी चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष रहे। अगर मजबूत विपक्ष में गुटबाजी रहेगी तो कैसे चलेगा? ये सबको पता है कि हरीश रावत और रणजीत रावत के बीच में सुलह नहीं है और ना हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष के रूप में उनकी सुलह हो। तो क्या हरीश रावत और रणजीत सिंह रावत में सुलह हो सकती है? उनको हम एक ही मंच में देख सकते हैं? देखिए, इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है। मैं जब बहुत छोटा होता था तब सुनता था सरदार पटेल में नेहरू जी में मतभेद हैं, गांधी जी या नेहरू जी में मतभेद हैं, जिन्ना और नेहरू में मतभेद थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना। और तो ये चीज़ें जो हम कहते हैं वो मानव स्वभाव है। वो होली पे रंग और दिवाली पे पटाखे चलते हैं, दिवाली में जो रंग चलाएगा तो वो किसी को नहीं जचेगा। तो मानव स्वभाव है, वो खुश भी रहता है, वो नाराज भी होता है, वो शांत भी होता है, वो अलग भी हटता उनके है। मनमुटाव से उनके मनमुटाव का इतिहास। उसको आप पार्टी का मनमुटाव क्यों देखते हैं? पार्टी में तो हम एक हैं, आइडियोलॉजी एक है। आइडियोलॉजी एक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष की भूमिका में दोनों कद्दावर नेता। देखिए, रणजीत रावत जी अपने आप में कद्दावर नेता है और हरीश रावत जी भी कद्दावर नेता है। ये कद्दावर नेता मिलेंगे और कांग्रेस वाले भी चाहते हैं, मैंने बात की कई नेताओं से, वो चाहते हैं कि दोनों एक हों। और सबको पता है कि अगर ये दोनों शेर इकट्ठा नहीं हुए, कांग्रेस का वजूद, और भाजपा बड़ी खुश है। देखिए, भाजपा खुश फहमी में रहेगी तभी फेलियर होगा। जब भी कोई जिम्मेदार दल या सत्ताधारी दल खुशफहमी में आ जाता है तो समझ लो उसके जाने का, उसके पतन का पहला सिम्टम्स है, पहला आप उसे कह सकते हैं कि लक्षण है। इस बार भाजपा आपकी अंदरूनी कलह से आगे आई है, लोग हैरान हैं कि भाजपा आ कैसे गई है, तभी तो वो खुश हैं कि दो शेर इसमें अलग अलग जगह घूम रहे हैं। देखिए, राजनीति में कोई शेर नहीं होता, और अगर शेर होते तो ऐसे नतीजे नहीं आते। चलो, वो पूरे प्रदेश के नतीजे को प्रभावित नहीं करते, अपने अपने क्षेत्र के अपने चुनाव को तो प्रभावित करते। तो शेर कोई नहीं होता है। तो सर, ये सर सुनने में आया कि लोग लाल कुआं का चुनाव आपने बड़ा प्रभावित किया, ये आरोप लगे हैं आप पे। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग, मेरे को 12 दिन तो चुनाव लड़ने के कुल मिले, उसमें से 4 दिन मैंने रामनगर में लगाए। वोटिंग के दिन भी मैं सुबह अपना वोट डालने रामनगर में था। 8 दिन मैंने सल्ट में चुनाव लड़ा, फिर भी मैं मात्र 3000 वोट से वहाँ हारा। उसके बाद मैंने लाल कुआं भी चुनाव हरा दिया या दूसरी जगह भी प्रभावित कर दिया। तो फिर और नेता किस बात के नेता? फिर तो सब कुछ मैं ही हूँ। देखिए, ये जवाब देने की कला है रावत जी की। रावत जी, एक सवाल है, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष ने एक बयान मुझे कहा था, उनसे मैं पास गया, उन्होंने कहा यहाँ जो रणजीत रावत जी का ऑफिस दिखाई दे रहा है, 2022 के परिणाम के बाद ये ऑफिस यहाँ से गायब हो जाएगा।
लेकिन आज भी ये ऑफिस यहाँ मौजूद है और आपकी जीजी वसा का परिचय है। और मैं कहना चाहता हूं कि रणजीत सिंह रावत जी के कद्दावर और शेर होने का प्रमाण है। और ये मैं खैर उस नेता का नाम मैं नहीं लूंगा। इस बारे में सर क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने कहा ना, अपनी फंतासी को, अपनी कल्पना को, अपने ख्यालों को कोई आदमी अगर निर्णय मान लेता है तो उसके नतीजे ऐसे ही आते हैं। मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ नहीं रहूँगा, क्या करूँगा, ये निर्णय मैं लूँगा या कोई और लेगा? देखिए, मैं चाहता हूं कि अगर ये इंटरव्यू देख पाएंगे तो भाजपा नेता के पास इंटरव्यू जरूर पहुंचना चाहिए। और मैंने उनसे कहा था, दावा किया था और शर्त भी लगाई थी कि किसी हाल में रणजीत सिंह रावत जी चुनाव रणनीति में हारने के बाद भी यहां से नहीं जाएंगे। और मेरी बात की पुष्टि हुई। सर, एक सवाल मुझे ये जानना है आप लोगों से, अगर संजय नेगी दोबारा कांग्रेस में आए तो क्या आप उन्हें शामिल होने देंगे? देखिए, ये निर्णय मैंने कहा ना, व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते। मैं इस तरह का मैंने आज तक दावा किया, अगर मेरे मन की होती तो मैंने कहा ना, जैसा आपने कह दिया कि आपने यहाँ भी प्रभावित वहाँ कर दिया। जो आदमी जिस क्षेत्र में 5 साल काम कर रहा है वहाँ का टिकट नहीं ले पाया, उससे आप कह रहे हो कि आपने सब प्रभावित कर दिया। कांग्रेस में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये निर्णय कांग्रेस में मिल बैठ करके लिए जाएंगे। जैसी नीति बनेगी वैसे लोग लिए जाएंगे। सर, एक राजनीतिक रूप से अंतिम सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। सुनने में यह आया है कि हरीश रावत के सुपुत्र आनंद सिंह रावत रामनगर में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं और 2027 में शायद वो यहां से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, यानी कि लिए आपके लिए एक खतरा और बढ़ रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में आप उनको अपना आशीर्वाद देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं उनसे अपना आशीर्वाद लेने आऊंगा। देखिए, मैं कई बार इस चीज़ को कह चुका हूँ, राजनीति में कोई किसी की जमींदारी नहीं है। और जो जमींदारी समझ रहे थे उनके खुद के किले उखड़े पड़े हैं। तो कौन क्या होगा, कहाँ क्या होगा, किसको क्या आशीर्वाद मिलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। और जिसके भाग्य में होगा वो बनेगा, कहीं ना कहीं से आएगा। जहाँ बारूद होगा तो जब मौसम आएगा तो पकड़ेगा, धमाका करेगा। देखिए, राजनीतिक सवालों की लिस्ट खत्म करता हूं। फिलहाल बड़े कद्दावर हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की और ढंग से दिया है। सर, मेरा सवाल है, एक्चुअली मैं बता दूं कि मैं परिसीमन के मुद्दे पर काम कर रहा हूं और अपनी 2 साल मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, बेरोजगारी में जी रहा हूं, लेकिन सिर्फ परिसीमन के मुद्दे पर। सर, ये कहा जा रहा है कि 2026 में नया परिसीमन होगा और हमारे पहाड़ों की सीटें वापस से कम होने वाली हैं। ये कहा जा रहा है कि जैसे देहरादून में एक जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें एक जिले में, पहाड़ों की सीटें कम हो गई, यानी देहरादून में 18 विधानसभा सीटें हो जाएंगी और हरिद्वार में 18, यानी 15 सीटें मैदानी क्षेत्रों को मिलेंगी, कम कहां से होंगी? पहाड़ों से। तो ऐसी स्थिति में आपका निर्णय क्या होगा? क्या पहाड़ों की सीटें कम होने देंगे आप लोग? देखिए, पहले तो ये सवाल ही गलत है कि 22 में न 24 में जो है, ये 26 में जो है, 27 के चुनाव के लिए जो है परिसीमन हो रहा। अगर पुनर्परिसीमन होना होता तो वो लोकसभा का होता है। पहले जो संविधान में व्यवस्था है वो 25 साल में पुनर्परिसीमन की है। 2008 में पुनर्परिसीमन होकर 2009 का लोकसभा चुनाव यहाँ पुनर्परिसीमन आयोग ने कराया है। तो अभी वो समय नहीं। और पिछला पुनर्परिसीमन आयोग जो बना था वो 40 साल बाद बना था। और मुझे आप बता रहे हैं, मैं देखूंगा कि भारत सरकार ने क्या पुनर्परिसीमन आयोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग जो है चुनाव कराने वाली संस्था है। पुनर्परिसीमन के लिए भारत सरकार एक अलग से नोटिफिकेशन निकालती है और उसमें पुनर्परिसीमन आयोग बनता है। और वो आयोग हमेशा पहले लोकसभा के चुनाव कराता है, क्योंकि देश में विधानसभा के चुनाव एक समय पर नहीं होते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय होते हैं। हमारे यहाँ पिछले साल हुआ था, कुछ राज्यों में इस साल हैं, कुछ अगले साल हैं, जैसा आप देख रहे हो। तो जो भी पुनर्परिसीमन आयोग नोटिफाइड होगा वो पहले लोकसभा का पुनर्परिसीमन करेगा। उसके बाद उसी पुनर्परिसीमन पे जो है विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। जिस लोकसभा में जितनी सीटें हैं उन्हीं के साथ पुनर्परिसीमन होगा। तो जो मेरी जानकारी है वो ये है, और मेरे अनुसार तो कोई पुनर्परिसीमन आयोग अभी शायद नहीं बना है। वैसे मैंने देखा नहीं है, आप संज्ञान में लाएँ तो मैं निश्चित रूप से आज जो है नोटिफिकेशन देखूँ। सर, जब 2008 में केंद्र में आपकी सरकार थी और हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से 6 विधानसभा सीटें कम हुई हैं, 9 होनी थी पर 3 यूकेडी ने रोकी, कांग्रेस का कोई भी नेता आगे नहीं आया। तो सर, 6 पहाड़ की विधानसभा सीटें कम होकर मैदानी क्षेत्रों को मिल गई। आप चूंकि पहाड़ के नेता थे, मैं चाहता हूं कि अगर दोबारा से परिसीमन में हमारी पहाड़ की सीटें कम हुई तो आप पहाड़ के साथ रहेंगे या मैदान के साथ? देखिए, ये भी मैंने कहा ना, आप जो सोचते हो उसको निर्णय और खबर बना कर डाल सकते हो। आप उसके लिए जो है फ्री एंड हैं।
ऐसा कहीं नहीं था कि यूकेडी ने कोई सीट रोकी और कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। मैं खुद विधायक था, विधानसभा की कार्रवाई मंगा लीजिए, हमने पुरजोर उसका विरोध किया है। लेकिन पुनर्परिसीमन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था भारत सरकार के नोटिफिकेशन से बनी और उसने जनसंख्या का आधार मानकर फिर भी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में 1 लाख में जो है 10% माइनस और प्लस पे विधानसभाओं का गठन हुआ। मैदानी क्षेत्रों में 1,25,000 50,000 तक में विधानसभाएं बनी। पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 85,000 में भी विधानसभा बनी है। अगर एक ही मानक रखते तो उस समय पर्वतीय क्षेत्र से और 4-5 सीटें कम होती। तो सर ये भौगोलिक आधार पे परिसीमन क्यों नहीं हो सकता पहाड़ों का, ये मेरा सवाल है। देखिए परिसीमन भौगोलिक आधार पे नहीं हो सकता ऐसा संविधान में नहीं है। लेकिन परिसीमन के लिए जो आयोग बनता है वो उसका अधिकार है, उसको आयोग को जो लगता है वो अपनी सिफारिश देता है और आयोग की सिफारिश स्वीकार करना जो है वो केंद्र सरकार का काम है, पार्लियामेंट का और केंद्र सरकार का काम है। तभी तो मैंने कहा सर हमारी पहाड़ की सीटें, हमारी पहाड़ की में 50,000 की जनसंख्या पे विधानसभाएं बनी हैं क्योंकि वहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। उत्तराखंड में जो है 2000 में राज्य का गठन हुआ, हम सब जानते हैं। उस समय भी जो पार्लियामेंट ने राज्य पुनर्गठन एक्ट पास किया था उसमें 70 विधानसभाएं निर्धारित की थी। उसके अनुसार उस समय आयोग ने पुनर्परिसीमन को 70 सीटों पे 19 सीटों को 70 सीटों में बांटा। लेकिन उसके बाद जब पार्लियामेंट ने या भारत सरकार ने नया पुनर्परिसीमन आयोग पूरे देश के लिए बनाया तो उसमें हमारा परिसीमन फिर से हुआ जिसमें जनसंख्या को आधार मानकर किया गया। अगर पार्लियामेंट एक्ट बना करके करती तो वो जनसंख्या की बजाय भौगोलिक उसमें कर सकती थी। लेकिन जो हमारा राज्य पुनर्गठन विधेयक भारतीय संसद से पास हुआ है उसमें हमें भौगोलिक आधार पे अलग से कोई व्यवस्था परिसीमन के लिए नहीं की गई। पर क्या लगता नहीं आपको गलत है ये, क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाली है। पहाड़ की परिकल्पना खत्म हो जाएगी, उत्तराखंड की जो मूलभूत कल्पना थी वो तो नष्ट हो जाएगी ऐसे में। अगर जब चलिए अभी नहीं होगा परिसीमन, कभी तो होगा। देखिए ना, गलती एक तरफ से नहीं होती रवि जी। हमने गलत नहीं किया जो हम लोगों ने पहाड़ छोड़ा है। हम पहाड़ में जनसंख्या थोड़ी कम है, पहाड़ में पलायन ज़्यादा है। हम दिन रात चाहे नौकरी के उसमें हो चाहे दूसरे सुविधाओं के उसमें हो, हम पहाड़ों को छोड़ रहे हैं और हम पहाड़ों को छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका नुकसान सबको होगा। सर पहाड़ क्यों छोड़ रही है तो आप जानते हैं, सरकार का मुख्य अंग आप रहे हैं। सर हम अब ये जानना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का मुख्य अंग आप रहे हैं, क्या वास्तव में हमारे विधायक हमारे मंत्रियों के मन में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का ख्याल है? हमने तो एक नहीं उसमें दसियों बार पार्टी लाइन से हट के जो है अपनी आवाज़ रखी है। और गैरसैंण को जब हमें मौका मिला, जो आप कह रहे हो सरकार का पार्ट होने के बाद, तो मैं तो वहाँ हर हफ्ते जाकर के काम देखता था। हमने वहाँ विधानसभा का भवन बनाया, गैरसैंण के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनाई उस समय। तो ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ कुछ नहीं किया। आपके मतलब आपके मन में था, आपकी इच्छा आज की, और निश्चित रूप से मैं इस बात को मानने वाला हूँ कि गैरसैंण को राजधानी इस राज्य की बनना चाहिए। देखिए कांग्रेस ने ही वहाँ पे गढ़ बनाया, अपना विधानसभा भवन बनाया, उसमें रणजीत रावत जी का भी योगदान है, ऐसा कि वो कह रहे हैं। फिलहाल अंतिम सवाल के साथ इंटरव्यू में खत्म करूंगा आपको। अंतिम सवाल सर, जब परिसीमन होगा और परिसीमन में पहाड़ की सीटें वास्तव में कम हो जाएंगी अधिक से अधिक, क्योंकि पहाड़ में 85% हिस्सा हमारा पहाड़ है और 15 है, लेकिन होगा क्या कि हमारे 85% विधायक इन मैदान से मिलेंगे और 15% विधायक उस 85% हिस्से से मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका मन पहाड़ में की तरफ जाएगा या मैदान की तरफ? देखिए मैं स्वयं इस समय मैदान में बैठा हुआ हूँ। अब आप रामनगर को पहाड़ में जोड़ते हैं या मैदान में जोड़ते हैं ये आप जाने, लेकिन रामनगर जो है फुटिल है, भाबर क्षेत्र कहलाता है, या सेमी तराई से आप कह सकते हो। पर इतना है यहाँ बोल्डर वोल्डर हैं, मिट्टी ज़्यादा नहीं है, जो भाबर की तरफ वाटर लेवल भी नहीं है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि जो राज्य की बनाने के पीछे जो हमारी मांग थी, परिकल्पना थी, उसमें राज्य की मांग करने वालों ने ये कभी नहीं सोचा कि सारी सुविधाएं, सारे निर्णय, सारा डेवलपमेंट जो है वो 2-2.5 जिलों में सिमट के रह जाएगा। और इस बात पे 2002 से 2007 तक जब माननीय नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी
तो हम करीब 15-20 विधायक हमेशा हर मुद्दे पे विरोध करते थे कि एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकेडमी हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, दूसरी चीज़ें हैं, इन सबको पहाड़ ले जाया जाए, क्योंकि पहाड़ में उद्योगों के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ बड़ी गाड़ियाँ जा सकती हैं, ना वहाँ मार्केट है, ना वहाँ रॉ मटेरियल है उतना, तो इसलिए उद्योगों ने वहाँ जाना नहीं है। तो जो नॉलेज हब के रूप में हम पहाड़ को विकसित कर सकते हैं वो वहाँ जाना चाहिए। आईटी का क्षेत्र वहाँ जाना चाहिए, हर्बिकल्चर पे, फ्लोरिकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे जो है वहाँ काम होना चाहिए। तो लेकिन उस समय उन चीज़ों को अनसुना किया गया और हमसे कहा गया कि ये तो नरेंद्र तिवारी जी के विरोधी हैं, हरीश रावत के समर्थक हैं, इसलिए जो है रोज़ विरोध करते हैं। नहीं तो हमारे कई लेटर हैं उस समय के जो राज्य की उद्योग नीति, राज्य की खेल नीति, राज्य की शिक्षा नीति, राज्य की खनन नीति, उन सब के खिलाफ थे। और हम शायद इतिहास में अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपनी सरकार को विधानसभा में 3 दिन तक नहीं चलने दिया। देखिए, ये इससे भाजपा के उन विधायकों को भी सबक लेना चाहिए रणजीत रावत जी के इस गुण के कारण कि जहां आपकी सरकार गलत होती है आपको उसका विरोध कर्जित कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत रावत जी, दोबारा फिर मिलेंगे आपको नए सवालों के साथ। तो समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। करता हूं कि आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। हालांकि रणजीत सिंह रावत जी ने बाद में ये कहा कि आपने मनगढ़ंत सवाल कहां से लाते हो आप, लेकिन मेरा एक भी सवाल मनगढ़ंत नहीं था। वो सवाल जो वास्तव में आज राजनीति की हवा में तैर रहा है। हरीश रावत जी के पुत्र आनंद सिंह रावत वास्तव में कगार पर है, शायद उनको ये बात मनगढ़ंत लगी हो। संजय नेगी वापस कांग्रेस में आ सकते हैं, ये भी उनको मनगढ़ंत लगा हो, लेकिन सवाल है जो आम जनता के मन में सवाल थे वही मैंने उनसे पूछे। और इतना तय है कि 16 सीटों में उनके एक प्रभाव है उनका, या वो प्रभावित कर सकते हैं, ये भी एक सवाल था जो लोग मुझसे कह रहे थे, वही मैंने उससे पूछा। फिलहाल ये आप लोग तय करें कि ये सवाल मनगढ़ंत थे या नहीं। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक करना ना भूलें। और देखिए, इस युवा नेता को जो इस उम्र में भी युवाओं की भांति विपक्ष की मौजूद भूमिका में है, भरी बरसात में तिरपाल लेकर वो बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, रामनगर की आवाज बन रहा है। तो ये रामनगर के लोगों का सौभाग्य कि उनके पास ऐसा मजबूत विपक्ष है, तब जब सारे विपक्षी नेता जो बाकी चुनाव लड़े थे वो नदारद हैं। बिजली कटौती के कारण रामनगर कितना परेशान है ये मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ रणजीत सिंह रावत जी को कि वो मजबूत भूमिका में है और कांग्रेस को एक नई दिशा में लेके जाएंगे। अब ये युवा नेता कितना आगे जाएगा और कितने आगे आना चाहिए ये तो समय तय करेगा। फिलहाल हरीश रावत और ये दोनों मिले और उत्तराखंड को नई दिशा में लेके जाएं, ये मेरी विनती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसको आप फेसबुक चैनल में देख रहे हैं या यूट्यूब प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, जहां भी आप इसे देख रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। जय उत्तराखंड।